तो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखा था। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी भी एंगल थीटा पे जब ओरिएंट करके रखते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये भी देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है ये देखेंगे। हम लोग मेनली कंडक्टर्स का देखेंगे प्रॉपर्टी क्या है। शुरू में डिफरेंस देख लेंगे कि इंसुलेटर से कैसे अलग है कंडक्टर, और बाद में कंडक्टर का प्रॉपर्टी देखेंगे। ये 5 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, पेज नंबर 68 और 69 में ये इतना लिखा हुआ है, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है मटेरियल में, ये देखें। दोनों ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके सराउंडिंग। सारे जितने भी एटम हैं उनका यही स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स वैसे मटेरियल को बोला गया जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने ऑर्बिट को छोड़कर रैंडमली मटेरियल में घूमने लगे। जैसे ये मैं एक कंडक्टर कंसीडर करूं और इसको इंसुलेटर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रॉन ईमानदार इलेक्ट्रॉन है, वो चुपचाप अपने न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमना काम है उसका, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं। लेकिन एक कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े बदमाश है। क्या करते हैं ये कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन, ये अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना छोड़कर और ये बगावत कर देते हैं, बागी हो जाते हैं। और ये अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमकर इधर उधर भटक जाते हैं, मतलब रैंडमली इधर उधर घूमने लगते हैं। हालांकि यही इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल में करंट फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्या किसके इलेक्ट्रॉन आइडियल है बताइए। तो इंसुलेटर के आइडियल हुए कि वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड बराबर घूम रहे हैं, एकदम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं ऑर्बिट में अपने। लेकिन कंडक्टर वाले तो सब बदमाश निकले, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ दिए, अपने घर को छोड़कर और ऐसे आवारा की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। थर्मल एनर्जी के कारण ऐसा होता है। लेकिन थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी नहीं आती है कि वो बगावत कर सके, बागी हो सके और रैंडमली इधर उधर घूमने लगे अपने न्यूक्लियस को छोड़कर। लेकिन कंडक्टर्स के ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब डिफरेंस समझ गया कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो आवारा है इलेक्ट्रॉन, इधर उधर घूम रहे हैं बेमतलब के, उस इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूमना छोड़ चुके हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब कंडक्टर अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अलाउ करता है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टर का है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी कि कंडक्टर, अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे ले लूं, एक मटेरियल स्फेरिकल, और इस पे मैं चार्ज दे दूं, इस पे चार्ज या बाहर भी चार्ज दे दूं, यहाँ मैं चार्ज दे दिया और बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। ये कंडक्टर के अंदर में मैं पूछा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, मतलब हॉलो स्फीयर है कंडक्टर का बना हुआ, या मटेरियल अंदर भरा हुआ भी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर एक क्यू चार्ज को रखे तो ये अपने सराउंडिंग में फील्ड बना लेता है। अपने सराउंडिंग में क्या बना लेता है, ये फील्ड बना लेता है चार्ज। तो ये वैसे ही जैसे एक मैग्नेट को मैं रखूंगा तो ये अपने सराउंडिंग में एक अपना फील्ड बना लेगा, और दूसरा आयरन यहाँ पे आएगा या दूसरा मैग्नेट तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, या अगर लाइक पोल है तो रिपेल कर देगा। लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इसके अंदर इसका फील्ड नहीं होगा, इसका फील्ड इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इसके बाहर भी इधर सब तरफ होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। तो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि इन्फिनिटी से जब लाते हैं तो ये क्या करता है, अपोज करता है, आने नहीं देता है उसको।
अगर मैं एक 1 कूलम चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को इसके पास लाना चाहूं तो ये अपोज करेगा। लेकिन अगर इस 1 कूलम को मैं इधर 1 कूलम चार्ज को यहां से और यहां लाऊं, इसके पास यहां लाऊं, यहां से यहां, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ये क्या है, सेफ है एकदम, इसका फील्ड ही नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए फोर्स ही नहीं लगेगा चार्ज पे। यानी कि चाहे आप क्यू चार्ज को, सोर्स चार्ज को बाहर रखें स्फीयर से, या स्फीयर पे ही आप रख दें चार्ज को। अगर मैं चार्ज को, इसी स्फीयर को चार्ज कर दिया तो इसका चार्ज ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो इसका फील्ड अंदर नहीं होगा, ये फील्ड अंदर नहीं होगा, इसका फील्ड खाली बाहर जाएगा, ऐसे ऐसा फील्ड होगा इसका। फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ, ऐसा फील्ड लाइन होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाऊंगा तो ये लाइन इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा लाइन। तो पहला तो ये कारण है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करने पे एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है कि जब भी आप चार्ज देते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं, और जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यानी यहाँ से किसी ने इलेक्ट्रॉन को उड़ा उड़ा ले गया है, इसके इलेक्ट्रॉन को, तभी यहाँ पॉजिटिविटी आ गई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं एकदम अंदर से मटेरियल के जो स्फीयर है ये सॉलिड, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लेकर भाग गया तो क्या होगा, तो अंदर में क्या पॉजिटिव आ जाएगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्या, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप लेकर भागेंगे और यहाँ जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन झट से दौड़ के यहाँ चला जाएगा। मतलब सरफेस पे ही चार्ज अपीयर होगा, सरफेस पे, इनसाइड नहीं रहेगा। जैसे कोई बोला कि हम यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को सर लेकर भाग गए यहाँ से, ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है, और यहाँ न्यूट्रल हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इसलिए यहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है, सरफेस पे पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप इलेक्ट्रॉन को सरफेस से रिमूव करें तो भी सरफेस पे ही प्लस आएगा, और अंदर से भी इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दें तो अंदर पॉजिटिव नहीं आएगा, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा न्यूट्रल करने के लिए, बाहर में पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसा कंडक्टर में ही पॉसिबल है, क्योंकि इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि यहाँ से जंप करके वहां जाए। तो इंसुलेटर को आप चार्ज करेंगे, जहां चार्ज करेंगे वहीं चार्ज रह जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अंदर ही प्लस उसका रह जाएगा। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अंदर का आप निकालेंगे तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वहां जाके न्यूट्रल कर लेगा। तो सरफेस पे ही चार्ज सब रहेगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इनसाइड में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अच्छा, चार्ज भी जीरो रहेगा अंदर में, कंडक्टर के अंदर चार्ज भी जीरो रहेगा, अंदर चार्ज देने का कोशिश करेंगे तो सरफेस वाला चार्ज चला जाएगा वहां। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, यहाँ प्लस देना चाहे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ डेफिशिएंसी हो गई इससे यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी अंदर चार्ज भी नहीं आने वाला है, क्यू भी जीरो है। तो क्या सीखा अभी तक हमने, कि कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज भी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है। अब सेकेंड पॉइंट है, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब किसी मटेरियल को मैं, कंडक्टिंग मटेरियल को मैं स्फेरिकल ना लेकर ऐसे ही रैंडम किसी शेप का ऐसे ले लूं, और इस पे मैं चार्ज दे दिया, प्लस प्लस चार्ज ऐसे दे दिया इस पे। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे 90 डिग्री पे, इस सरफेस पे 90 डिग्री पे लाइंस निकलेंगे ऐसे। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके 90 डिग्री पे निकालिए, ऐसे नहीं निकाल देंगे। क्या होगा दिक्कत सर, अगर हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ करें, किसी एंगल पे कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होकर
अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस की तरफ, और परपेंडिकुलर लेने से इसका कुछ भी कंपोनेंट नहीं आएगा सरफेस की तरफ। ऐसा लेंगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा एंगल पे ले लेंगे तो, क्योंकि ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा। और इधर अगर कंपोनेंट होगा, अगर इधर कंपोनेंट आपने लिया तो इस डायरेक्शन में चलने में आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल अलग आ जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल अलग आ जाएगा। जबकि कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुआ, ऐसे हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस के अलोंग, और सरफेस के अलोंग चलने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा दो पॉइंट के बीच। जबकि कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, उसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है। इसीलिए ये लाइन ऐसे एंगल बनाकर नहीं निकलेगा, हमेशा नॉर्मल निकलेगा बाहर की तरफ। तो और भी देखिए, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं पूछा, यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे 90 डिग्री नॉर्मल निकलेगा। तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये भी समझ गया प्रॉपर्टी थर्ड भी। फोर्थ है वी कांस्टेंट इनसाइड, मतलब इस मटेरियल के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यानी कि v क्या होना चाहिए, ये e मुझे जीरो करना है तो v क्या कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही तो जीरो होता है कि नहीं। तो एक तो मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि एक v कांस्टेंट होगा तभी उसको डिफरेंशिएट करने पे जीरो आएगा, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि v कांस्टेंट होना चाहिए। या ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एक क्यू चार्ज को मुझे एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टर को ले जाने में कोई भी फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तो अपोज करेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो अंदर ई ही नहीं है तो मुझे कोई फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। फोर्स ही नहीं मैं लगाऊंगा तो वर्क भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी एक चार्ज को कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मुझे कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क ही नहीं करना पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, क्योंकि हम जितना वर्क करते हैं उतना ही तो पोटेंशियल में चेंज आता है। यानी कि यहाँ से यहाँ लाने में कोई चेंज होने वाला नहीं है पोटेंशियल का, यानी जो सरफेस पे पोटेंशियल हो गया उसके अंदर आप कहीं भी चले जाइए उस पोटेंशियल में चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वर्क डन ही नहीं हो रहा है, फोर्स ही जीरो हो गया। फोर्स ही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण जीरो हो गया। तो इनसाइड मूव करने में वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो इसीलिए अंदर में पोटेंशियल में वेरिएशन नहीं आ रहा है। जो सरफेस का पोटेंशियल वही इनसाइड का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल वही इनसाइड का पोटेंशियल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि v कांस्टेंट इनसाइड, और ये कांस्टेंट भी कितना होता है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। जैसे कंडक्टर का मैं बोलूं कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, स्फेरिकल का के क्यू बाई आर होता है। किसी स्फेरिकल आर रेडियस के स्फीयर है, आर रेडियस का उस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है प्लस क्यू, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा यहाँ, के क्यू बाई जितना रेडियस है आर। अगर यहाँ पे पूछूं तो भी आपको के क्यू बाई आर ही बोलना है। यहाँ पे पूछूं के क्यू बाई आर, सेंटर पे पूछ दूं तो जीरो नहीं बोल देना है, सेंटर पे भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही। अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस वैल्यू है के क्यू बाई आर। तो इनसाइड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके होता है, सरफेस वैल्यू के इक्वल होता है, सरफेस वैल्यू के इक्वल आता है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एट द सरफेस बोले ना, मतलब एट द सरफेस मतलब यहाँ पे फील्ड बताइए कितना है। तो एट द सरफेस का मतलब आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि वो जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है, क्योंकि एट द सरफेस कोई बोलेगा कि जस्ट इनसाइड होगा क्या, ऑन द सरफेस एग्जैक्टली होगा क्या, तो नहीं, एट द सरफेस लिखा है बुक में, मतलब कि एकदम थोड़ा सा आउटसाइड ही लेना है, अंदर बढ़कर नहीं लेना है, बाहर जाके ही लिखना है, ये अंडरस्टूड रहता है बुक में। तो एट द सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, क्योंकि अंदर तो जीरो है, तो सरफेस पे कितना है, मतलब सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड कितना है,
अंदर में तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस पे निकालने के लिए देखिए मैं यहाँ क्या किया, गॉसियन सरफेस में एक सिलेंडर ले लिया, गॉस लॉ लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो गॉस लॉ में क्या हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि ई डॉट डी एस जो होता है ना, ई डॉट डी एस मतलब ये फ्लक्स है। ई डॉट डी एस क्या रहता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट। वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इसका चार्ज तो खाली सरफेस पे रहता है, अंदर रहता नहीं है चार्ज। तो सरफेस पे चार्ज, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा में मानूं, तो इतने पोर्शन में जो मैं ग्रीन कलर से बनाया हूँ कितना चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज इनक्लोज्ड है मेरा। इतना दूर का जो चार्ज है ना, वो चार्ज इनक्लोज्ड है। तो चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इतने दूर में चार्ज आएगा सिग्मा इंटू डी एस, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि यह है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा चार्ज। तो डीएस एरिया में कितना चार्ज, सिग्मा डीएस। तो यही क्यू इनक्लोज हुआ, इस सिलेंडर में यही चार्ज इनक्लोज हो गया। अब चार्ज इनक्लोज मुझे मिल गया, और इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, मतलब क्यू इनक्लोज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करूंगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। तो टोटल फ्लक्स आएगा। अब आप देखिए फ्लक्स इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो ई इनसाइड वाला डीएस करेंगे ना, ई डॉट डीएस इनसाइड के लिए, तो ई जीरो हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ये वाले सरफेस से करेंगे तो ई आउटसाइड मतलब जस्ट इसके बाहर, और इसका एरिया जो भी एरिया होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये डीएस एरिया। तो ई डॉट डीएस, डीएस आउटसाइड का मैं लिया हूं। अब ये कर्व्ड वाले पे क्यों नहीं लिए सर आप, कर्व्ड वाले पे? तो कर्व्ड वाला तो ऐसे ही सरफेस एरिया 90 डिग्री पे है, ये प्लस से लाइंस उधर निकलेगा, और ये सरफेस एरिया 90 डिग्री पे है, तो cos 90 तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो कर्व्ड एरिया से भी फ्लक्स जीरो हो गया, और ये पीछे वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, खाली एक ही सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो एक ही सरफेस से बाहर निकलेगा, तो मैं सिर्फ एक ही लिखा, ई इंटू डी एस। अब ई आउटसाइड का कितना आएगा, तो ये डीएस को मैं उधर डिवाइड करूंगा। तो ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डीएस, ई डीएस, क्यू इनक्लोज कितना आया है, क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा डीएस, सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। डीएस ने डीएस को मार दिया, डीएस ने डीएस को मार दिया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं? तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के या कंडक्टिंग मटेरियल के इरेगुलर शेप का भी है तो भी उसके जस्ट आउटसाइड, यानी जस्ट आउटसाइड पूछे या पूछे कि ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस को भी क्या समझना है, जस्ट आउटसाइड समझना है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? 6 पॉइंट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस देख रहे थे, उसमें कंडक्टर का प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग। उसमें ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है 6, जो कि पेज नंबर 70 में दिया हुआ है, 69 के अगले पेज में 70 में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन ऑफ फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक मुझे ऐसा जगह तैयार करना है, रीजन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो उस रीजन में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि शील्डिंग कर रहे हैं हम। और ये फेनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, फेनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे एक कंडक्टर तो अपने आप में, ये तो एक शील्डिंग यहाँ मैंने किया है। आप जस्ट एक कंडक्टर को ही रख लें, हॉलो स्फीयर को, मेटालिक कंडक्टर को, तो ये खुद अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो अगर अंदर कोई चार्ज बैठा है, तो बाहर कितने भी बड़े बड़े चार्ज, कितने भी प्लस क्यू माइनस क्यू और 3Q, कितने भी बड़े बड़े बाहर बैठे हुए हैं राक्षस, इसको कोई फोर्स नहीं लगा सकता है अंदर वाले पे। ये सेफ रहेगा, क्योंकि अंदर में फील्ड ही क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अब यहाँ दूसरे तरह से किया गया है कि ये एक कंसेंट्रिक तो हॉलो स्फीयर है, और यहाँ पे मेटल भरा हुआ है ये, या एनुलर भी इसको बोलते हैं हम लोग, एनुलर डिस्क नहीं है, ये स्फीयर है, एनुलर स्फीयर है। मतलब एक हॉलो है अंदर, फिर बाहर से स्फीयर है, और बीच में मटेरियल ऐसे भरा हुआ है। तो इसको कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करेंगे, मतलब आप समझिए कि इसी का थिकनेस कुछ, मतलब ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस, और ये आउटर रेडियस है, और बीच में कुछ मटेरियल भरा हुआ है।
तो जैसे ही आप इसको बाहर चार्ज देंगे, इसके ऊपर चार्ज देंगे, तो क्या पढ़ाया था पहले हमने कंडक्टर में कि इनसाइड में जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ भी फील्ड क्या होना चाहिए, यहाँ भी फील्ड क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, इस जगह पे, इस जगह पे। और कंडक्टर के अंदर चार्ज भी नहीं है, क्यू भी मैं बोला था कि जीरो होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ से एक गॉसियन सरफेस को यहाँ से अगर कंसीडर करूं, तो उसमें चार्ज इनक्लोज क्या आ जाना चाहिए, गॉसियन सरफेस में जीरो आना चाहिए, क्योंकि क्यू इनक्लोज जीरो आएगा तभी तो ई डॉट डी एस करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखना होगा मुझे। तो अगर आपने सरफेस पे ऐसे प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो ये तो सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस चार्ज का लाइन बाहर ऐसे निकलेगा, बाहर बाहर ऐसे लाइन निकलेगा, यहाँ भी नहीं होगा फील्ड, और इस ब्लैक वाले रीजन में भी कहीं भी फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह जीरो होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ भी आप कैविटी बनाकर बैठ जाएंगे तो यहाँ भी फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं एक बनाया हूँ, जीरो हो रहा है। अगर कोई बोलेगा कि सर मैं बाहर चार्ज नहीं देकर, अगर कोई ही आप चार्ज देंगे ना, एक मान लीजिए आप इस पे एक इलेक्ट्रॉन को इसका लेकर भाग गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप लाने की कोशिश किए, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उड़ा दिए यहाँ से आप, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ एक प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ न्यूट्रलाइज करके छोड़े। मतलब इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब मैं गॉसियन सरफेस लूंगा तो उसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं आना चाहिए, क्यू इनसाइड नहीं आना चाहिए, तो अंदर आप चार्ज देंगे भी तो वो सरफेस पे अपीयर होगा। तो इस रीजन में क्या हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने को ही हम क्या बोलते हैं, फील्डिंग करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग का। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग की, तो आप देखे होंगे कि ये लाइटनिंग जब होता है तो उसके लिए बहुत सेफ्टी मेजर बताया जाता है कि लाइटनिंग के लिए क्या क्या, बचने के लिए उससे क्या करना होता है। हम लोगों को बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, अगर घर के बाहर हैं, अगर कार है तो कार के अंदर आप सेफ हैं, क्योंकि कार मेटल का बना हुआ रहता है, कार का बॉडी। अब उसके अंदर आप पूरा क्लोज करके हैं तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो आपके बॉडी पे चार्ज नहीं आ सकता है, अंदर कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए, लाइटनिंग ही क्यों नहीं होने लगे, वो अपना इफेक्ट अंदर नहीं डाल सकता है, उसका फील्ड अंदर आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से बोला जाता है कि आप कार के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर आउटसाइड, घर के आउटसाइड है तो लाइटनिंग में। नेक्स्ट 69 नहीं, अगला हमारा पेज है 70। एनसीईआरटी में पोलर और नॉन पोलर के बारे में दिया हुआ है, पेज नंबर 71 में, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पेज नंबर एनसीईआरटी में कितना चल रहा है अभी, 71। आर्टिकल 2.10 में दिया है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या है। तो पहले आइए डाइलेक्ट्रिक को हम समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये इंसुलेटर हो गया। अब चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर, ऐसे कंफ्यूजन होता है सब में कि पोलर डाइ इलेक्ट्रिक कहीं कंडक्टर तो नहीं है, तो नहीं है, दोनों ही इंसुलेटर्स हैं। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not which does not allow the flow of charges through it। यानी चार्ज का फ्लो तो अलाउ नहीं है उनके थ्रू, यानी कि वो डेफिनेटली इंसुलेटर्स होंगे, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। एफ इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, ये उसके अंदर अलाउड है। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करके जाने वाला नहीं, मतलब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है अपने एटम से, वो अपने एटम को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, ड्रिफ्ट होने वाला नहीं है। तो वो अपने ही विद इन दैट मॉलिक्यूल और विद इन दैट एटम वो शिफ्ट कर सकता है थोड़ा सा अपने पोजीशन से, लेकिन वो अपने एटम को छोड़कर जाने वाला नहीं है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। तो ऐसा तो इंसुलेटर में ही होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही है हमेशा। तो इट कैन बी पोलराइज्ड, इसको पोलराइज्ड कर सकते हैं। ये पोलराइज करना मतलब क्या होता है, वो अभी सीखेंगे हम इससे कि पोलर और नॉन पोलर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक सबसे पहली बात क्या होगी कि वो इंसुलेटर हो गया है, उससे करंट पास नहीं कर रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर कौन से डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे, तो अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ
पॉजिटिव चार्जेज डज नॉट कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ मास, ये मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेज। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, मतलब जहां सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, अगर एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो जहां चार्ज है वहीं सेंटर हो गया उसका। और दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल हैं तो उसके एकदम सेंटर बीच में एकदम होगा सेंटर ऑफ मास उनका। अगर एक 2 कूलम का चार्ज है एक 1 कूलम का, तो उसका सेंटर ऑफ मास 2 के ज्यादा करीब होगा। कैसे निकालते हैं आपको पता है सेंटर ऑफ मास? तो किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और एटम से मिलकर बना होता है, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, तब तो उन दोनों के बीच बॉन्ड बनता होगा, आयोनिक बॉन्ड जैसा। तो पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ नेगेटिव, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल लिया हुआ है और उसका लीनियर नहीं होता है स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है H2O मॉलिक्यूल का। तो इसमें हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होता है, तो ये इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन प्लस रहता है और ये भी यहाँ पे प्लस रहता है। या अगर शेयरिंग भी इलेक्ट्रॉन का करना हुआ तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हीलियम में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल होता है कोई भी एटम। तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिविटी आती है, मतलब इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इस पे माइनस चार्ज यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है, निगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो अब निगेटिव का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक ही निगेटिव है ना, मतलब यहाँ जितने भी निगेटिव चार्ज हैं वो ऑक्सीजन पे ही एक्यूमुलेटेड है। तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अगर एक्यूमुलेटेड है तो उसका सेंटर यहाँ पे होगा। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इस पे 2 निगेटिव आता है लेकिन है तो ऑक्सीजन पे ही निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे निगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर यहाँ यहाँ 2 जगह है। तो इसका सेंटर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एकदम बीच में आएगा, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा। तो ये किसका सीएम है, ये सीएम है पॉजिटिव का, सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव का। और ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव का है। तो दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, यानी कि ये पोलर है, दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं है। जबकि ये नॉन पोलर वाले को आप देखेंगे तो इधर तो निगेटिव निगेटिव रहता है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहती है, और इधर पॉजिटिविटी रहता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि निगेटिव चार्ज 2 जगह है और पॉजिटिव एक ही जगह है। तो पॉजिटिव का सेंटर तो यहीं पे होगा, पॉजिटिव का सेंटर एकदम बीच में होगा यहाँ पे, और इस निगेटिव निगेटिव का सेंटर इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या ये वही पॉइंट वापस हो जाएगा, यही वाला पॉइंट हो गया वापस। तो निगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया नॉन पोलर। और इसका निगेटिव का सेंटर नीचे रहा, पॉजिटिव का सेंटर नीचे रहा और निगेटिव का सेंटर ऊपर रहा, इसलिए इसका नाम हो गया पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइइलेक्ट्रिक कितने हो गए, 2 तरह के हो गए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का एग्जाम्पल हो गया H2O और नॉन पोलर का CO2 हो गया एग्जाम्पल। अब इसको क्यों पोलर क्यों नॉन पोलर बोल रहे हैं, इसका ये भी एक कारण है कि अगर डाइपोल मोमेंट आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते थे हम लोग, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन लिखते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो इसका डाइपोल मोमेंट एक इधर है और एक डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में है। तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, कुछ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, एक एक मॉलिक्यूल का, पूरे मटेरियल का नहीं बोल रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो होता है एक एक मॉलिक्यूल का, लेकिन ओवरऑल मटेरियल का देखें तो जैसे एक मॉलिक्यूल का इधर है तो दूसरे का ऊपर की तरफ होगा। तो पूरे मटेरियल में जैसे आप 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक एक H2O के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, लेकिन पूरे वाटर का आप देखेंगे तो जीरो आएगा। नॉन पोलर में भी पूरे मॉलिक्यूल का देखेंगे, पूरे जितने सारे मॉलिक्यूल हैं पूरे सब्सटेंस के अंदर, तो वो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो ही आएगा। इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो पूरे मटेरियल में, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो पूरे मटेरियल में। इसमें एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल का भी जीरो हो जाता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी। देखिए डाइपोल मोमेंट किधर से किधर बोलते हैं, माइनस से प्लस की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, तो एक वेक्टर इधर है और दूसरा माइनस से प्लस इधर, दूसरा वेक्टर इधर है, तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो इधर से 10 न्यूटन फोर्स, इधर से 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है कि नहीं।
अपोजिट डायरेक्शन में से लगा देंगे, तो इधर से ये लगाया, आगे से कोई लगा दिया 10, तो नेट वेक्टर सम क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मूवमेंट को पी सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो रहा है बताइए, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन टोटल P टोटल अगर बात करें तो यहाँ भी 0 होगा, और P टोटल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनना होगा कोई सब्सटेंस, तो टोटल 0 है। तो पोलर नॉन पोलर में टोटल तो 0 ही होना है, लेकिन इसमें एक दूसरे का कैंसिल करके 0 हुए हैं, और ये बेचारे अकेले अकेले ही 0 थे डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए पोलर और नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट। पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं अब पोलराइजेशन पे। डाई इलेक्ट्रिक तो हो गया कंप्लीट, अब पोलराइजेशन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो डाई इलेक्ट्रिक हम लोग बेसिकली देखें कि इंसुलेटर्स जो होते हैं, जो करंट अलाउ नहीं करते हैं, उन्हें डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब उन इंसुलेटर में भी दो तरह के होते थे, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो पोलर के बारे में क्या हमने देखा कि पोलर जो डाई इलेक्ट्रिक हैं, उनके एक एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल के तो डाइपोल मोमेंट होते हैं, लेकिन वो पूरे मटेरियल के डाइपोल मोमेंट 0 हो जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर का क्या देखें, उसका एक एक मॉलिक्यूल का ही 0 हो गया है, पूरे मटेरियल का भी 0 है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी 0 हो गया है, राइट। अब पोलराइजेशन क्या होता है, अब पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों को ही हम लोग दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो बना सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर। दोनों का पहले से क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 है दोनों का। पोलर का भी डाइपोल मोमेंट 0 है पूरे मटेरियल का, नॉन पोलर का भी 0 है डाइपोल मोमेंट। लेकिन दोनों का हम डाइपोल मोमेंट ले आएंगे पूरे मटेरियल का। कैसे लाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोलते हैं। इस काम को करने को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पहले से मटेरियल का डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू दोनों चार्ज प्लस माइनस के बीच का सेपरेशन, इसके प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो पोलर नॉन पोलर का दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, और उसका नेट डाइपोल हम ला सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स develop an net develop a net dipole moment in the presence of an external electric field. Net in external electric field, this fact is called polarization. इसी प्रोसेस को या इस फैक्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो आइए हम नीचे देखते हैं कि क्या होता है पोलराइजेशन करने से। पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल का देखते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक प्लस और एक माइनस है। इसका पहले से खुद का एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ही 0 है, इसका भी 0 है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे देखें तो एक एक मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट क्या है, यहाँ 0 है। 4 मॉलिक्यूल मैंने लिया है, और अभी पी नेट 0 है इसका, और अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, इसलिए ई इक्वल टू मैं 0 रखा हूँ यहाँ। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक साइड में प्लस लाना है और एक साइड में माइनस, तो जितने भी माइनस होंगे वो प्लस के साथ अट्रैक्ट होंगे, प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए, पॉजिटिव मतलब समझ सकते हैं कि कोई हैंडसम लड़का है कोई, वो कहीं आ गया, और ये एक हॉस्टल था जिसमें प्लस और माइनस, प्लस मतलब लड़के थे और माइनस लड़कियां थी, तो ये सब थे। और कोई मान लीजिए वहाँ ऋतिक रोशन टाइप कोई आ गया, वहाँ ऋतिक रोशन ही आ गया खुद, तो जितने भी माइनस थे मैंने लड़कियां थी, वो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगी, और अट्रैक्ट होने के चक्कर में ये माइनस देखिए इधर हो गया। लेकिन ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरा बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियां जंप करके तो इस बिल्डिंग में नहीं चल जाएंगी, अपने ही बिल्डिंग में विंडो के किनारे आ जाएंगी। पहले रूम में थी अंदर, अब इधर आ गई, तो ये माइनस प्लस की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो गया। ये पूरा सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट पड़े होंगे, इधर खाली नहीं रहेगा ना, इधर जगह रहेगा तब तो ये इधर जाएंगे। तो यानी कि ये प्लस ऊपर है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, किधर भी है, वो सब माइनस की तरफ आ जाएगा। देखिए इसका, ये एक रूम है, एक रूम समझिए इसका, तो इस रूम में प्लस माइनस की तरफ आ गया, और जो माइनस था वो स्लाइटली प्लस की तरफ चला गया।
वैसे ही ये एक रूम है, एक मॉलिक्यूल है। इसका जो प्लस था वो देखिए माइनस की तरफ है यहाँ। अब ये यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं आना है इसको, वैसे ही ये माइनस है वो प्लस की तरफ अट्रैक्टेड है। तो अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट आप फाइंड करेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट देखिए क्या होने वाला है इसका, प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी नेट डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बताया था मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये सब ऐड हो रहा है, देखिए ऐड हो रहा है ना ये सब, ये सब ऐड होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जा रहा है। जीरो नहीं, ऐड होके ये सब नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पी नेट यहाँ क्या लिखा हूँ, नॉन जीरो लिखा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन जीरो है, मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलराइज होगा और उसका कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, यानी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये सब अब ऐड होंगे। आइए अब पोलर की बात कर ले हम लोग। पोलर में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल का तो पहले से ही डाइपोल मूवमेंट एक एक मॉलिक्यूल का होता है। जैसे इसका एक डाइपोल मोमेंट था माइनस से प्लस की तरफ, इसका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इसका भी इंडिविजुअल है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण आपस में कैंसिल करके बैठे थे, तो पी नेट क्या है, जीरो है इसका नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन जैसे ही इसको मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस मैंने रखा, तो इसके निगेटिव जो थे प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब ये चूंकि पहले से ही डाइपोल मूवमेंट था, ये पूरी तरह से ऐसे नहीं हुए, पूरी तरह से अलाइन नहीं हुए, क्योंकि इसमें पहले से था थोड़ा कम ऐसे टिल्ट हुए यहाँ। तो इधर माइनस आ गया, वैसे ही इसका भी इधर माइनस था इधर प्लस, तो ये ऐसे घूम कर ऐसे आ गया, मतलब यहाँ माइनस आ गया यहाँ प्लस। और इन सारे मॉलिक्यूल का प्लस देखिए माइनस के करीब चला गया, पहले ये ऐसे होगा या थोड़ा सा ऐसे होगा, तो पक्का जो प्लस होगा ना वो माइनस की तरफ थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा, और जो नीचे माइनस था वो प्लस की तरफ। इस मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करें तो इसका प्लस देखिए माइनस के करीब आ गया है, और ये माइनस इस प्लस की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें भी सबका देखिए ऐड करेंगे डाइपोल मोमेंट, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो इन सबको ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आता है, जब एक इधर होता है एक उल्टा हो जाता है। तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, पी नेट नॉन जीरो आ गया, यानी कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो देखा आपने, चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों का बिफोर अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, पी नेट जीरो है, इसका भी पी नेट जीरो है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वैसे ही इसमें भी पी नेट आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट, और इसमें भी पी नेट आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। और इस प्रोसेस को ही क्या हम बोलते हैं कि पोलराइजेशन। ये प्रोसेस क्या है, पोलराइजेशन है। समझ में आ गया क्या ये बात? तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और आप ये सब नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इनमें से आपको डाउट लग रहा है या क्लियर नहीं हुआ, या एनसीईआरटी में कुछ अलग पॉइंट्स आपको मिला, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।